स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। कल हम लोग जो सिंगल या वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देखे। और हम लोग देख रहे हैं किस महीने का, तो ये ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर से नवंबर हम लोग देख रहे हैं, अक्टूबर से लेके नवंबर तक। और जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख रहे हैं। जब आप ये पूरी तरह से देख लेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कंटेंट कैसा है और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नहीं पूछे जा सकते हैं। अगर आपको सार्थक लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस चैनल को। चलिए देखते हैं। पहला हम देखें तो 8वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ, तो 8वां हुआ है, तो इसका मतलब ये कभी स्टार्ट हुआ होगा। पहला कब हुआ, तो ध्यान रखना कि जो T20 विश्व कप है आईसीसी, पहली बार आयोजित किया गया था 2007 में। कब आयोजित किया गया था? 2007 में। ठीक सर, हुआ था 2007 में, लेकिन कहाँ, किसके मेजबानी में हुआ था? तो अफ्रीका के, जो साउथ अफ्रीका है उसके मेजबानी में हुआ था। तो दो बातें क्लियर हो गई कि पहली बार T20 विश्व कप कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में। और कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ठीक है। और यही 2007 में पहली बार कौन जीता था विश्व कप? इंडिया, याद होगा। ठीक है, विजेता बनी थी 2007 में। स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में ही प्रथम जो विश्व कप हुआ था T20, उसके विजेता कौन बना था? इंडिया बना था। ठीक है। अभी कौन सा संस्करण हुआ है? 8वां। कहां पे ये हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 8वां T20 विश्व कप हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये इसका फाइनल मैच कौन से ग्राउंड पे हुआ? तो फाइनल मैच की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के ही किसी ग्राउंड पे हुआ होगा। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पे हुआ फाइनल। तो फाइनल कहां पे हुआ? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ। और इसमें जीता कौन? जो 8वां T20 कप हुआ था उसमें जीता कौन? तो ये इंग्लैंड ने जीता। किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के। ठीक है ना। और इंग्लैंड ने ये T20 का दूसरा खिताब जीता है और पहला ऐसा देश हो गया जो वनडे, आईसीसी जो वनडे होता है, वनडे विश्व कप और T20 विश्व कप, दोनों खिताब एक साथ जीता है। याद होना चाहिए। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो 8वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप से जुड़ा हुआ था बात कर दिए। एक बार क्विक देखे क्या क्या बोले। हमें याद होना चाहिए 2007 में पहला हुआ था, उसी समय में भारत ने जीता था। ठीक है ना। और पहला जब आयोजित हुआ था तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, उसके बाद ये 8वां संस्करण हुआ। 8वां संस्करण कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के कौन से ग्राउंड में हुआ? मेलबर्न ग्राउंड में हुआ। ठीक है ना। और इंग्लैंड ने जीता, किसको हरा के? पाकिस्तान को हरा के जीता। ठीक है ना। तो इंग्लैंड T20 विश्व कप जीतने वाले दूसरी बार जीता है। और देखा जाए तो वनडे जो विश्व कप हुआ था उसको और T20 को एक साथ जीतने वाला कौन हो गया है? यही इंग्लैंड हो गया है। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखो, हम इसकी बात करें कि इंग्लैंड पहले ऐसी पुरुष टीम बन गई है जिसको बताया है कि एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय और T20 दोनों प्रारूपों में विश्व कप प्रतियोगिता की चैंपियन रही है इस बार। ठीक है ना। तो ये बात बोल दिया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? तो सैम करन को मिला, जो इंग्लैंड के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको मिला प्लेयर ऑफ द मैच? सैम करन को मिला। कितनी प्रतिभागी टीमें थी? तो कुल 16 टीमें थी। ध्यान रखना, कितनी टीमें थी? 16। और इनके बीच में कितना मैच खेला गया? 45 मैच खेला गया। ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन को बता दिया। ठीक है। इन्होंने 13 विकेट लिया था, इंग्लैंड के हैं। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन कौन बनाया? तो विराट कोहली ने बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये बात कुछ T20 विश्व कप से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं विराट कोहली क्यों न्यूज में है। तो विराट कोहली आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन हो गए हैं? विराट कोहली हो गए हैं। ठीक है। और इन्होंने 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो विराट कोहली के बारे में जानिएगा। नेक्स्ट में चले तो भारत में अभी चीता का पुनर्वास किया गया है। तो चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब इससे जुड़े हुए, अब पुनर्वास हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? तो देखो एसिनोनिक्स
जुबैटस एसिनोनिक्स जुबैटस, इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है या साइंटिफिक नाम है। और चीता 30 मीटर प्रति सेकंड के गति से क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, ये भी याद रखना। और ऋग्वेद अथर्ववेद में चीते का उल्लेख मिलता है, तो पूछेगा कि मिलता कहाँ है। अगर देखा जाए चीते का उल्लेख सबसे पुरानी ग्रंथ में तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में मिलता है। और नेक्स्ट याद करने वाली बात है कि विश्व में कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा चीता पाया जाता है, तो वो नामीबिया है। और विश्व में सबसे ज्यादा चीता यहीं पे पाए जाते हैं, इसी कारण द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो द चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड किसको बोला जाता है, नामीबिया को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए चीता के बारे में, चीता के ही बारे में पढ़ रहे हैं, तो IUCN लाल सूची निकालता है, IUCN रेड लिस्ट निकालता है थ्रेटेंड जो स्पीशीज होते हैं, संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं उनके लिए। तो IUCN के लिस्ट में ये कैसा है, तो वनरेबल है। चीता कैसा है, वनरेबल है, सुबेद है, ठीक है ना। तो IUCN के लिस्ट में कैसा है, वनरेबल है चीता। एक एशियाई चीता का नाम आता है, एशियाटिक चीता। ये कहाँ पे पाया जाता है, केवल और केवल ईरान में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जबकि IUCN के लिस्ट में अगर केवल चीता की बात करेंगे तो वो क्या है, वनरेबल है, सुबेद है, ठीक है ना। और भारत से कब एक्सटिंक्ट हो गया था चीता, तो मालूम है कि 1952 में 1952 में ये क्या हो गया था, भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था। और हम लोग प्रोजेक्ट चीता लेके आए, तो ये विश्व की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें प्रोजेक्ट चीता के तहत एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट चीता को लाया जा रहा है। विश्व का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक ना, प्रोजेक्ट चीता। तो कब लाया गया, तो 17 सितंबर को लाया गया। ध्यान रखना 17 सितंबर डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीता का पुनर्वास किया गया तो 17 सितंबर को लाया गया। कहां से लाया गया, नामीबिया से लाया गया और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, ठीक है ना। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस दिन बर्थडे था और उसी दिन उन्होंने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इसका संचालन किया था या प्रवेश करवाया था, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो 17 सितंबर याद रखना, नामीबिया रखना और कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, MP में है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ग्वालियर में, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखो चीता से ये जुड़ी अब कहानी की बात हो रही है। अभी तक चीता के बारे में जो पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लें, क्या इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन की हमें याद रहे चीजें। देखो वैज्ञानिक ने बताया कि एसिनोनिक्स जुबैटस नाम है इसका, साइंटिफिक नेम, 30 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ सकता है। ऋग्वेद अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। द चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड क्यों बोला जाता है, किसको बोला जाता है, नामीबिया को बोला जाता है, क्योंकि विश्व का सबसे ज्यादा चीता यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात हमने ये बताया कि IUCN के लिस्ट में क्या है, वल्नरेबल या सुबेद है, ठीक है ना। जो एशियाटिक चीता की बात किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एशियाटिक चीता कहाँ पे पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है। और IUCN के लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। भारत से कब समाप्त हुआ, तो एक्सटिंक्ट हो गए थे चीता 1952 में। प्रोजेक्ट चीता मालूम ही है, एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट लाने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है विश्व का। दूसरी बात है कि 17 सितंबर को कुन्नू में राष्ट्रीय उद्यान में इस प्रवास कराया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संचालन में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब उसी से जुड़ा कुछ बात करें कि इंडियन आयल और NTCA समझौता हुआ। इंडियन आयल और NTCA समझौता हुआ। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी है। इसने इंडियन आयल के साथ क्या हुआ, समझौता किया। क्यों किया, ये भी बात जान लो कि जो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से भारत लाना, ठीक है ना, और उसको निवास स्थल में पुनर्वासित करना, इस बात के लिए ये समझौता हुआ। चीते को अफ्रीका से लाना और भारत में क्या करना, रिलोकेट करने के लिए, ऐतिहासिक निवास स्थल में पुनर्वास करने के लिए इसको क्या किया गया, समझौता किया गया। तो देखो इंडियन आयल कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व या जो CSR बोलते हैं के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन देने वाला पहला कारपोरेट निकाय है। पहला कारपोरेट निकाय कौन है, इंडियन आयल है। वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली है कि 2021 में इंडियन आयल ने एक सिंग वाले जो भारतीय गैंडे हैं, जो इंडियन सिंगल हॉर्न राइनो बोला जाता है, उसका शुभंकर अपना शुभंकर किसको बनाया था, इंडियन आयल इसी को बनाया था। मैस्कॉट किसको बनाया था, इंडियन सिंगल हॉर्न राइनो को। तो दो बातें याद रखना ये, ठीक है सर। हम लोग डिटेल में देख रहे हैं तो यहाँ NTCA के नाम आ गया है,
क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात आ गई है। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है संस्था। ठीक है ना। कैसा संस्था है? तो सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी ये संस्था है या सांविधिक है, सांविधिक है। ठीक है ना। तो ये कौन से एक्ट के तहत बनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत ये बनाया गया है। तो हमने बताया कि एनटीसी किसके अंतर्गत आता है? तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के तहत आता है, सांविधिक है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसको बनाया गया है। ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया है? इसको स्टैब्लिश कब किया गया है? स्टैब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है दिसंबर 2005 में। ये भी ध्यान रखना, दिसंबर 2005 में। ठीक है ना। ये बातें एनटीसीए के बारे में हो जाएगा। और बाघ के जो भी टाइगर के नाम से ही पता चल रहा है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो मतलब टाइगर के कंजर्वेशन के लिए ये काम करता है। तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, चीतों को कहां से लाया गया? नामीबिया से लाया गया। कितने चीते लाए गए हैं? तो 8 चीते लाए गए हैं और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, जिसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं 8 में। और 1952 में ये एक्सटेंट हो गया था भारत से। तो ये बात समझ में आ रहा है। कितने 7 दशक के बाद ये आ रहा है भारत की भूमि पे, 7 दशक। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। चीता टास्क फोर्स, अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 7 अक्टूबर को एक विज्ञप्ति जारी हुआ, किसके द्वारा? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इन्होंने एक चीता टास्क फोर्स गठित किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि चीता आए हैं तो चीता के बारे में ही हम जान रहे हैं, डिटेल से जान रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर जा सकता है। ठीक है ना। तो हमारा है कि पूरे कहना कि गर्दा उड़ा देना, अगर करंट में आए तो ये मान के चलिए कि 30+, अगर 35 आता है तो 30+ पे रहोगे अगर हमारे वीडियो को फॉलो कर लेते हो। ठीक है ना। और उसके बाद समरी वीडियो तो लास्ट में देंगे ही, अभी तो हम डिटेल में चल रहे हैं। ठीक। अब देखो, चीता टास्क फोर्स किसके द्वारा गठित किया गया, ये पूछ लिया जाएगा। तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया गठन। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में जानते हो कि चीता को वो प्रवासित किया गया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। उसमें इसको क्या करना है? चीता के पुनर्वास की निगरानी करना इसका काम है चीता टास्क फोर्स का। ठीक है। और इसको सपोर्ट कौन करेगा, सुगम कौन बनाएगा? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के जो नाम बताया है वो चीता टास्क फोर्स के कामकाज को सुगम बनाएगा। कौन? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। और ये कितने साल के लिए गठित किया गया है चीता टास्क फोर्स? तो 2 साल के लिए गठित किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट अगर हम चलें तो इंपॉर्टेंट क्या है आर्टिकल? मानव विकास रिपोर्ट है। 21 और 22 दोनों एक साथ ये पब्लिश किया गया है। तो एसडीआई या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। कब से? 1990 से हर साल जारी किया जा रहा है। ठीक है। तो यूएनडीपी द्वारा एसडीआई क्या किया जाता है? रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसको एचडीआर कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। और टोटल इस बार 191 देशों की सूची जारी किया। रिपोर्ट का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स, सेविंग आवर द फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ये इसका नाम है। अच्छा, एचडीआई कितने संकेतों पे निकाला जाता है? तो 3 संकेतों पे निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। हम बेसिक से बता रहे हैं कि कहीं से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक से निकाला जाता है। दूसरा क्या है? शिक्षा सूचकांक देखा जाता है इसमें। और शिक्षा में 2 आंकड़े इसमें शामिल किए जाते हैं, स्कूल अवधि के औसत वर्ष और दूसरा स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष। ये 2 चीजें देखा जाता है कि स्कूल अवधि के औसत वर्ष क्या है, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष क्या है। ठीक है। और तीसरा है आय सूचकांक। 3 सूचकांक बताया, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। शिक्षा में 2 चीजें शामिल की जाती हैं, ये बात क्लियर होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट आता है कि आय सूचकांक में प्रति व्यक्ति की कौन सी आय होती है? सकल राष्ट्रीय आय होती है, जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पे प्रति व्यक्ति निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति। और वो प्रति व्यक्ति किस पे होता है?
पीपीपी पे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को कि आय सूचकांक जो निकाला जाता है, इनकम इंडेक्स, ये प्रति व्यक्ति कौन से सूचकांक पे निकाला जाता है, तो ये क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निकाला जाता है, या परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर निकालते हैं। पीपीपी पे प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है वो किस पे, पीपीपी पे। प्रति व्यक्ति आय किस पे निकाला जाता है, क्रय शक्ति क्षमता पे, क्रय शक्ति क्षमता पे, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात है, इसमें किसको, सकल राष्ट्रीय आय को लिया जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम को लिया जाता है, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय पे होता है, जीएनआई पे होता है, न कि जीडीपी पे होता है। ये ध्यान रखना, जीएनआई पे होता है, न कि जीडीपी पे होता है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इस बार जो एसडीआई है उसमें एक नया मापदंड जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं ग्रही दबाव समायोजित, एचडीआई, पीएचडीआई उसको बोलते हैं, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे ग्रही दबाव समायोजित एचडीआई। तो ये भी शामिल किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस बार देखा जाए एसडीआई की रैंक में अगर देखा जाए तो शीर्ष स्थान पे कौन है, शीर्ष स्थान पे हमारा स्विट्जरलैंड है। कौन है नंबर 1 पे, स्विट्जरलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे हमारा नॉर्वे है। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे देखो, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे नॉर्वे, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारा आइसलैंड है, ठीक है। ये 3 बातें हमें याद रहे। अगर इधर देखा जाए चौथे नंबर पे अगर, तो हांगकांग है, क्योंकि मिलाने के लिए ज्यादा दे देता है हांगकांग। और 5वें नंबर पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 याद रखना, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे खराब किसका है, तो 191 रैंक पे 191 देश है, तो लास्ट में है सूडान। तो ये सबसे खराब है। ये हमने अभी तक बात की किसकी, एसडीआई की बात की, ठीक है ना। एसडीआई की क्या क्या बातें की हमने किया कि यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है, 1990 से निकाला जा रहा है। इस बार 191 देश कुल शामिल थे। रिपोर्ट का नाम है अनसर्टेन टाइम अनसेटल लाइफ शेपिंग और फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। एसडीआई के लिए कितने संकेतों का प्रयोग किया जाता है, 3 संकेतों का, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। आय सूचकांक में हमने बताया वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपीपी पे प्रति व्यक्ति कैलकुलेट किया जाता है, अर्थात क्रय शक्ति क्षमता पे। और इसमें जीएनआई को लिया जाता है, सकल राष्ट्रीय आय को लिया जाता है। और इसमें एक नए मापदंड को जोड़ा गया है, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। फिर हमने बोला नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे हांगकांग और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया है। सबसे लास्ट में कौन है, सूडान है। यहां तक हम लोग बात कर लिए हैं। अब देखें कि क्षेत्रवार में देखा जाए कि क्षेत्र में कौन सबसे खराब है, तो जो उप सहारा है उसका एसडीआई बहुत खराब है। अगर क्षेत्र में बांट दिया जाए तो उप सहारा का सबसे खराब है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसडीआई के बारे में। एसडीआई के बारे में बात करें तो सबसे पहले एसडीआई की अवधारणा किसने दिया था, तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। इन्होंने अवधारणा दिया था। और साथ में भारतीय जो अमेरिकी मूल के भारतीय नागरिक हैं अमर्त्य सेन, ये भी जुड़े हुए थे। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने इन्होंने एसडीआई का अवधारणा दिया था, ठीक है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए। आप देखो, हमने कहा कि इस बार का 21 और 22 निकाला गया है, 2022 और 21, तो ये 2 साल का संयुक्त रूप से निकाला गया है, ठीक है ना। तो देखो 2007 और 8 का जो प्रकाशित एसडीआई रिपोर्ट था, एसडीआर था, 2012 और 17 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया गया था। तो 2007 21-22 को देखें, इससे पहले 2 साल का कौन सा, 2007 और 2008 प्रकाशित किए गए थे एक साथ। तो ये दूसरी बार है कि 21-22 को प्रकाशित किया गया संयुक्त रूप से, और पहली बार किया गया था 2007 और 8। फिर 2012 में एसडीआर ने निकाला था और 2017 में। तो एसडीआर रिपोर्ट 2012 में नहीं निकला था और 2017 में नहीं निकला था, रिपोर्ट ही नहीं निकला था, प्रकाशित ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक आता है एसडीआर में असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई, जिसको आईएचडीआई बोलते हैं। तो ये पहली बात है कि यूएनडीपी ने इसको कब प्रकाशित करना स्टार्ट किया,
तो 2010 में किया। IHDI का प्रकाशन कब से स्टार्ट किया? 2010 से किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इस सूचकांक के माध्यम से समाज में विषमता को नापा जाता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे अगर देखा जाए असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या है? नॉर्वे है। तो आइसलैंड असमानता में नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे कौन है? नॉर्वे है, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। भारत की स्थिति क्या है? 108वें पे है। किसमें? IHDI में। नेक्स्ट अगर देखें तो SDR की रिपोर्ट पूरा देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की स्थिति इतनी खराब है, 132 है। पिछले साल इसका कितना था? 20 में जो निकाला गया था 131 था, और 21-22 में निकाला गया कितना है? 132 है। भूटान का सोचो 127 है, बांग्लादेश का 129 है। इन दोनों से भी, हमारे पड़ोसी देश से भी खराब है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो MPI की बात आ रही है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात है। तो ये कब सबसे पहले जारी हुआ था? तो सबसे पहले 1997 में जारी हुआ था। तो ह्यूमन, वो किस नाम से? MPI के नाम से नहीं जारी हुआ था। 1997 में जो जारी हुआ था उसको बोलते थे HPI बोलते थे, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बोलते थे, या मानव निर्धनता सूचकांक बोलते थे। अब 1997 से ये जारी हुआ HPI के फॉर्म में, लेकिन MPI कब हो गया? 2010 में। 2010 में इसका HPI को नाम चेंज करके क्या कर दिया? MPI कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सूचकांक निकाला जाता है UNDP के सहयोग से, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, जिसको OPHI बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल द्वारा विकसित यह सूचकांक SDI के 3 डायमेंशन में निकाला जाता है। ये SDI के जो 3 डायमेंशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इन संदर्भ में देखा जाए तो 10 संकेत लिए जाते हैं। इन तीनों पे आधारित कितने संकेत हैं? नहीं समझ में आ रहा है? हम बहुत क्लियर करने चाह रहे हैं आप लोग को, अगर नहीं समझ में आए। देखो, पहला हमने कहा कि 1997 से HPI जारी किया जा रहा है। HPI 1997 से जारी किया जा रहा है। इसका नाम था मानव निर्धनता सूचकांक। HPI को 2010 में किस में कर दिया गया? MPI में कर दिया गया। और MPI किस पे नापा जाता है? जो SDI के 3 सूचकांक है उसी पे नापा जाता है। और इसी 3 पिलर के ऊपर 10 संकेत बनाया गया है, अर्थात 10 संकेतों पे देखा जाता है कुछ को, MPI को, ठीक है ना। और 3 क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यही SDI का है। और उसी पे 10 संकेत बनाए गए हैं। 10 संकेतों के आधार पे MPI देखा जाता है। अब बात समझ में आया, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना। भारत जो अपना MPI विकसित किया है, भारत अपना MPI निकालने का, उसमें 12 सूचकांक लेता है। 10 की जगह कितना लेता है? 12 संकेतिक लेता है, 12। ध्यान रखना। लेकिन UNDP वाले में कितना है? 10 है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साहब, ठीक है। तो विश्व के 109 विकासशील देशों में देखा जाए लगभग 1.3 बिलियन लोग क्या हैं? बहुआयामी रूप से गरीबी है, ठीक है। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। कितने? तो 1.3 बिलियन। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 21.7% लोग विश्व के क्या हैं? बहुआयामी रूप से गरीब हैं। ये बात समझ में आया। दूसरी बात है कि भारत में अगर देखा जाए MPI की बात, तो 2005-6 में जो स्कोर था 0.283 से घट के अब कितना हो गया? 0.123 हो गया। अर्थात हम सीधी बात करें कि 15-16 2005 और 6 से 10 साल के बाद देखा गया तो हमारा MPI जो बहुआयामी गरीबी है वो क्या हुआ है? डाउन हुआ है। बस यही निष्कर्ष निकाले। लेकिन अभी जो हाल की रिपोर्ट है उसमें हमारा MPI कितना है? तो बताया गया कि भारत के 27.9% क्या है? बहुआयामी रूप से गरीब है। जो सचिन तेंदुलकर का 21 कितना है? 9 है। उससे ज्यादा बताया गया है MPI में, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर की रिपोर्ट में कितना बोला गया? 21.9% लोग क्या है? गरीब है। लेकिन बहुआयामी रूप से गरीब अगर बताया है UNDP ने तो 27.9। ये ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर चलें तो लैंगिक असमानता सूचकांक की बात होती है, GIE की बात करते हैं। ये SDR, सर्वप्रथम SDR 2010 में जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स प्रस्तुत किया गया। तो जो असमानता है GIE 2010 में पहली बार लाया गया था। तो ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और भारत की रैंक इसमें कितना है? 122वीं है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 122वीं है। नंबर 1 पे कौन है? तो डेनमार्क है।
डेनमार्क नंबर 1 में है और भारत 122वें पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलें तो प्रायोगिक सूचकांक ग्रही दबाव जो बोला था ना कि एसडीआर में शामिल किया गया है, तो वो किस लिए शामिल किया गया है कि जो देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं और भौतिक पद चिन्हों पे ये नजर रखने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उत्सर्जन हो रहा है उस पे नजर रखने के लिए और जो भौतिक पद चिन्ह है उन पे नजर रखने के लिए ये प्रायोगिक सूचकांक ग्रही दबाव स्टार्ट किया गया है। तो ये पूछ लिया जाएगा किसके लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भौतिक पद चिन्हों पे नजर रखने के लिए रखा गया है। अगर देखा जाए एचडीआर का ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक कथन में ऐसा आ जाए कि जो अवधि बताया गया है 21 और 22 में, ये सूचकांक में वैश्विक स्तर विगत 2 वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है। अर्थात एसडीआई देखा जाए वैश्विक स्तर पे 2 वर्षों से लगातार क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। तो ये बात ध्यान रखना, 2 वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है, इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चल रहे हैं ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र में देखें तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन या फी बोलते हैं, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये जो फी है कब स्टेब्लिश हुआ था, तो 1981 में स्टेब्लिश हुआ था नीदरलैंड में, ठीक है ना। इसका अगर अभी 2012 में इसका जो लेटेस्ट मुख्यालय बन गया है, वो मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क में, तो कोपेनहेगन में है, ठीक है, और यह डेनमार्क में, ठीक है ना। ये बात समझ में है। यही क्या करता है फी, ये ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देता है। इसका मतलब क्या, ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने का मतलब कि समुद्र तट है विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में शामिल है। अगर ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, इसका मतलब है कि जिसको दे दिया जाएगा वो समुद्र तट विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट समझा जाएगा। तो भारत के 2 शामिल हुए हैं, एक थुंडी तट और दूसरा कदमत तट। तो थुंडी तट मिनिकॉय में है, कदमत तट भी लक्षद्वीप में है। तो मिनिकॉय क्या लक्षद्वीप का ही पार्ट है, तो दोनों तट अगर देखें, थुंडी तट और कदमत तट, ये दोनों लक्षद्वीप में है। भारत के अब कितने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हो गए देश, 12 हो गए। देश नहीं मतलब कितने स्थल हो गए हैं, समुद्र तट हो गए हैं 12, ध्यान रखना 12। अभी कितने को मिला, 2 को। कौन देता है, फी देता है, ठीक है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन देता है। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1981 में हुआ था। और ठीक है ना, इसमें कितने सदस्य शामिल हैं ये भी बता दें, 81 सदस्य शामिल हैं, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम लोग डिटेल में चल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिएगा, बार बार बनाने का फिर रिदम टूट जाता है। नेक्स्ट न्यूज में रहा INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। किसने बनाया भाई, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया INS विक्रांत को। तो कौन सा पहली बात अगर बात उठता है कि भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत पहला कौन था, तो वो था HMS हरकुलिस। कौन था, हरकुलिस, HMS हरकुलिस था पहला। और ये कौन किससे खरीदा गया था, तो ब्रिटेन से खरीदा गया था। ब्रिटेन से इसको खरीदा गया था 1957 में। तो ये हमने ब्रिटेन से खरीदा था, पहला HMS हरकुलिस था जो विमान वाहक पोत था। अभी हम लोग क्या कर लिए हैं, अपना बना लिए हैं। तो अगर देखा जाए इस तरह से, तो यूएस के बाद यूएस है, उसके बाद यूके है, फ्रांस है, रसिया है और चीन। इन 5 देशों के बाद छठा हम ऐसे देश बन गए हैं जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो छठा हम है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना के बाद हम ये बनाए हैं, ठीक, ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाया गया। क्यों कि जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए ये नीति लाया गया। तो इसके सीधे सीधे प्रावधान पूछ लिए जाएंगे। तो ये इसमें प्रावधान क्या है कि अगर ऐसा कोई करता है तो 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए और पंजीकृत जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उस पे 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क क्या होगा, माफ होगा, ठीक है। और इसमें बोला गया है तो 3 वर्षों के, लेकिन इसको बढ़ा के 5 वर्षों तक हो सकता है। 5 वर्ष तक जारी रहेगा, 100% छूट दिया जाएगा। जो भी खरीदेगा 5 वर्ष में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा, उसके रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और ये दोनों 100% छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पहला इसमें कि जो भी 2 पहिया खरीदेगा उसको फैक्ट्री लागत पे 15% क्या दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। तो 2 पहिया के लिए कितना है, 15% सब्सिडी दिया जाएगा। अर्थात मैक्सिमम कितना दिया जाएगा, 5000 सब्सिडी दिया जाएगा। और प्रति तिमाहिया जो तिपहिया है, तिपहिया
हैं उनके खरीद पे मैक्सिमम छूट कितना दिया जाएगा, 12,000 तक। कितना सब्सिडी दिया जाएगा या छूट कितना दिया जाएगा, 12,000 तक। ठीक है ना। तो ये भी किस पे होगा, फैक्ट्री लागत पे। प्रति चौपहिया पे देखा जाए तो 1 लाख रुपए की छूट दिया जाएगा। और इसमें इस नीति में बोला गया कि पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पे सब्सिडी प्रावधान होगा। तो बातें कहां तक हैं ये देख लो कि 5 वर्षों तक हम 100% जो खरीद होगा उस पे रोड टैक्स नहीं लेंगे, पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा, 100% रिबेट रहेगा 5 वर्षों तक। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर हमने कहा कि 2 पहिया तक 15% कर रहेगा, 2 पहिया लिमिट रहेगा 5,000 तक मैक्सिमम रहेगा, 3 पहिया में कितना होगा 12,000 तक, चौपहिया में 1 लाख तक दिया जाएगा। और वहीं 400 निजी अगर इलेक्ट्रिक बस खरीदा जाता है तो उनपे खरीदने पे सब्सिडी की प्रावधान बोलता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की बात है, प्रावधान है। ठीक है ना, ये मेंस में भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना, इसके प्रावधान जो है और क्यों उसके फायदा मेंस में देखेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक लॉन्च किया गया। हमने पिछले भी मंथ में ये बात बता दिया था कि भारत नाम का एक क्या होगा, ट्रेडमार्क होगा, उसके अंदर ये उर्वरक बेचे जाएंगे, जैसे भारत यूरिया, ठीक है, भारत पोटेशियम, ठीक है, ऐसे इसके नाम से बेचे जाएंगे। ब्रांड नाम क्या रहेगा, भारत रहेगा। और ये एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ कौन किया है, हमारे पीएम साहब मोदी साहब ने किया है। ठीक है, तो भारत ब्रांड के नाम से जारी किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ उर्वरक पे एक पत्रिका निकाला है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एज नाम की पत्रिका निकाला है, किस पे, उर्वरक के नाम पे, उर्वरक पे आधारित है। और ये भी विमोचन कौन किया, प्रधानमंत्री। तो ये इंडियन एज ध्यान रखना, उर्वरक से जुड़ा हुआ पत्रिका है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था इसमें बता दिया। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की बात करें। ठीक है ना, किसके द्वारा ये सूचकांक 2006 से जारी किया जा रहा है, 2006 से। ठीक है, और ये इफ्री इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, 2018 में आके ये दल बदल गया, मतलब ये अब इस प्रकाशन से अपने आप को अलग कर लिया। कौन, इफ्री। ध्यान रखना, 2006 से स्टार्ट किया था, इफ्री ने किया था। ठीक है ना, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था। लेकिन 2018 में आते आते इन्होंने अपने को अलग कर लिया। तब 2018 से कौन कौन इसको पब्लिश कर रहा है, ध्यान रखना, वेल्ट हंगर हेल्प और दूसरा हमारा कर्सन वर्ल्ड वाइड की द्वारा ये जारी किया जा रहा है। अभी जो जारी किया गया है वो 17वां रिपोर्ट है। ठीक है ना, 2022 का जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो उसका थीम क्या है, तो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन लोकल गवर्नेंस। तो फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस नाम से ये विषय पे केंद्रित रहा, खाद्य प्रणालियां रूपांतरण और स्थानीय प्रशासन 2022 वाला। अगर देखा जाए इसमें टोटल अगर देखा जाए तो भूखमरी में सबसे विश्व में दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है, जैसे हमने एसडीआई की बात कर रहे थे तो उप सहारा बताया था, वैसे ही भूखमरी में जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा साउथ एशिया भूखमरी से ग्रसित है। और साउथ एशिया के बाद कौन है, साउथ ऑफ दक्षिण सहारा का कौन सा, साउथ में जो है वो। तो साउथ एशिया सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा वैश्विक में, सहारा नहीं मारना भाई। ठीक है ना, और इस सूचकांक में एकमात्र एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन में कौन है, तो सोमालिया है। भूखमरी के चरम भयावह देश में एकमात्र देश शामिल है, कौन, वो है सोमालिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर चले इस पे वैश्विक सूचकांक में, तो भारत की स्थिति देखें तो भारत 121 देशों में कितना स्थान मिला है, तो 107वां है, 107वां स्थान है। ठीक है ना, और भारत की स्थिति खराब ही होती जा रही है खाद्य सूचकांक में या भूखमरी सूचकांक में। ठीक है ना, यमन सबसे खराब है, 121वें स्थान पे है, ये बात समझ में आया। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो ये कब से जारी किया जा रहा है, 2007 से जारी किया जा रहा है, 2007 से जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वीपो के द्वारा। वीपो कौन है, वीपो का मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। वीपो मतलब वर्ल्ड
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। इस बार शीर्षक का क्या नाम है, तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ के नाम से जारी किया गया, शीर्षक के नाम से। तो ये शीर्षक वेरी इंपॉर्टेंट है। दो अर्थव्यवस्था देखे जो टॉप पे रहे, तो सबसे नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे यूएसए रहा, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष तक ये नंबर 1 पे रहा है लगातार, ठीक है ना। और स्वीडन को पछाड़ के दूसरे नंबर पे आया है, कौन आया है, यूएस आया। तो स्वीडन कौन से नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। भारत का रैंक क्या है इसमें, तो 40वां रैंक है सर, ये ध्यान रखिएगा 40वां है। और 2021 में हमारा कितना था, 46वां है। तो अब तक देखा जाए भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी साल रहा है, 40वां रैंक है, ठीक है ना, नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट, पीएम श्री स्कूल योजना, ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका पीएम श्री स्कूल योजना, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसमें स्कूल की जो शिक्षा है, शिक्षा संबंधित प्रोत्साहित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी को इसमें लागू करने के लिए ये लाया गया है। कुल कहें कि इसमें क्या किया जाएगा, स्कूलों की हालत अच्छी की जाएगी। इसमें कुल परियोजना ये अगर देखा जाए तो 5 साल की है, 2022-23 से लेकर 26-27 तक चलेगा, 5 साल के लिए ये प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। दूसरी बात है, इस परियोजना पे लागत कितना बताया गया है, तो 27,360 करोड़ रुपया बताया गया है। और पीएम श्री स्कूल देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए नई योजना है, तो स्कूलों का विकास किया जाएगा। और पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा, किस रूप में, ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पीएम श्री स्कूल। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, ये मोदी साहब ने शुभारंभ किया, कहाँ पे, तो गुजरात के अडालज में स्थित त्रिमंदिर में इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया, ठीक है ना। तो गुजरात में स्टार्ट किया गया और ये मिशन जो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट अगर चले तो रेक को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो मालूम होना चाहिए कि नवरत्न का प्रारंभ कब हुआ था, नवरत्न बनाना कंपनियों को, ये 1997 से हुआ था। उसके बाद महारत्न की दर्जा देने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, हम लोग थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं। तो पहली बात है कि नवरत्न दर्जा प्राप्त होगा तो होना चाहिए। दूसरी क्या है कि सेबी द्वारा नियामक जो निकाला जाता है वो उस नियामक में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, तो सेबी द्वारा क्या हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। तीसरा बात इसमें क्या है महारत्न होने के लिए कि एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना हो, 25,000 हो। पिछले 3 वर्षों में औसत एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना हो, 25,000 हो। और पिछले 3 वर्षों में अगर देखा जाए तो एवरेज एनुअल नेट वर्थ कितना हो, तो 15,000 करोड़ का हो। और कर अदायगी में देखें तो एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितना का होना चाहिए, 5,000 करोड़ का होना चाहिए 3 वर्षों में। और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण उपस्थिति हो, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संचालन हो, तब जाके महारत्न दिया जाता है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, जो भी हम बात करेंगे टर्नओवर में वो पिछले 3 वर्षों का औसत होगा। तो टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर में देखा जाए एवरेज एनुअल टर्नओवर में 25,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। अगर एवरेज एनुअल नेट वर्थ में देखें तो 15,000 करोड़ होना चाहिए। कर अदायगी में या एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो ये कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ का हो और इंटरनेशनल लेवल पे हो, तब जाके घोषित किया जाता है महारत्न। ये बात हम लोग समझ लिए। तो उन जो रेक को मिला इस बार, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो 1969 में हुआ था एस्टेब्लिश। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, NBFC है, ये ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो अभी रेक जब दे दिया गया तो भारत में कितनी महारत्न कंपनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है। तो 12 में कौन कौन है, तो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, दूसरा BPCL है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा क्या है, कोल इंडिया है, चौथा कौन, गेल इंडिया लिमिटेड है, पांचवा कौन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, छठा हमारा कौन है, तो NTPC लिमिटेड है, सातवां कौन है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, सातवां कौन, आठवां कौन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमारा 9वां है, 10वां कौन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, और हमारा 11वां कौन है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC, और हमारा रेक लिमिटेड कौन सा है, 12वें नंबर पे। तो ये 12
महारत्न हो गया, लेकिन नवरत्न कंपनियां भी कुल कितनी है अभी वर्तमान समय में? 12 हैं, ये भी ध्यान रखना इस बात को। अब देखो, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 भारतीय शहर शामिल किए गए हैं। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में कितने शहर शामिल किए गए हैं? भारत के 3, और 77 में से भारत के 3 हैं। कौन है? नीलांबूर केरल का, त्रिशूर केरल का, और वारंगल तेलंगाना का। ये 3 शहर शामिल हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो बरहानपुर पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। बरहानपुर, तो क्यों बात होता है कि हर घर जल की बात आ रही है? तो हमें मालूम होना चाहिए कि जल जीवन मिशन के तहत चलाया गया है हर घर जल योजना, इसको बोला है। ठीक है ना। जल जीवन मिशन के तहत में देखो कब से स्टार्ट किया गया, तो 2019 से। थोड़ा सा बैकग्राउंड डालते हैं। 73वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पे मोदी साहब ने इस बात की घोषणा की थी, या जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। और 2024 तक जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक जितने ग्रामीण घर हैं उसमें नल से कनेक्शन, हर घर जल देने की आपूर्ति करने का प्रावधान करता है जल जीवन मिशन। ये ध्यान रखना इस बात को। तो मिशन के घटक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। तो ध्यान रखना कि जल जीवन मिशन के घटक है सुरक्षित पेयजल है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, भूजल पुनर्भरण या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और जल संरक्षण को जल संरक्षण को बढ़ावा देना। लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन है इसमें, ध्यान रखना। और वेस्ट वाटर का पुनर्प्रयोग करना है या पुनर्चक्रण करना, तो ये भी ध्यान रखना। वेस्ट वाटर का पुनर्प्रयोग करना, पुनर्चक्रण करना, इसमें है, जल जीवन मिशन का घटक है। वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर के निर्माण की बात करता है, तो इसमें स्थानीय लोगों का कौशल विकास करना, निर्माण हेतु स्थानीय लोगों का, वाटर सप्लाई स्ट्रक्चर के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों का कौशल विकास करना, ये बात करता है। तो 4 घटक हैं, चारों घटक कंपोनेंट याद रखना इस बात को, कभी भी मोटिवेट हो जाएगा। तो फिर ये बात क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, वो देश का पहला जिला बन गया है जिसको हर घर जल प्रमाणित जिला माना जा रहा है। तो बुरहानपुर को हर घर जल, मतलब उस जिले में हर एक घर को क्या मिल गया है? जल पहुंच गया है बुरहानपुर। तो अभी तक कितने प्रमाणित हो गए हैं? 45 जिले हो गए। ठीक है। राज्य स्तर पर देखें तो गोवा, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा ने राज्य के सभी घरों में 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान कर दिया। तो 100% नल कनेक्टिविटी किसके द्वारा? गोवा, तेलंगाना, गुजरात और हरियाणा, ये बात ध्यान रखना। अगर यूटी की या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दीव समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इन सब में 100% नल कनेक्टिविटी दे दिया गया है। तो यूटी में भी और स्टेट में भी, तो ये दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन शहरी। ये केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा किया गया था, और किस मंत्रालय के अंतर्गत चलेगा? तो ये मंत्रालय है शहरी कार्य मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है ना। जबकि वहां पे क्या है? जल मंत्रालय के द्वारा चल रहा था उससे पहले जल जीवन मिशन। और गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, ये मालूम ही है, ये न्यूज में रहा था। हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। तो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन घोषित किया गया है? गोवा। दादर, नगर हवेली और दमन दीव को पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना, राज्य में है गोवा, यूटी में कौन? दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव, इसको घोषित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारा आज का नेक्स्ट है ही नहीं, आज समाप्त हो जा रहा है। नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। तो बृहद रूप से कवर किया, कैसा लगा आप लोग को? कमेंट नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिए और इस चैनल को प्यार दीजिए आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।